19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 19th सेंचुरी के लेटर पीरियड में हमने ये देखा कि भारत में एक नहीं बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे थे जिन कार्यक्रमों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम करने का निश्चय किया। जैसे कल हमने समझा भी था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति क्या क्या थी, ये सब हमने समझा। ठीक है, मूल बात यह है कि उसी दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए कारखानों ने भारतीयों के शोषण में वृद्धि कर दी थी। उन्होंने धीरे धीरे करके भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया। ये शोषण कैसा था? इस शोषण ऐसा था कि काम करने के घंटे ज्यादा होते थे। जैसे महिला पुरुष अगर फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो उनसे काम करने के घंटे भी फिक्स नहीं थे। किसी से 15 घंटे, किसी से 16 घंटे, किसी से 14 घंटे ऐसे काम करवाया जा रहा है, तो उनका शोषण हो रहा है। महिलाओं को कम पैसे दिए जा रहे हैं, बच्चों से बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे कम पैसे में काम कर देते हैं फैक्ट्रियों में, लेकिन काम तो बराबर ही करते हैं। इस कारण से ऐसा लगने लगा कि भारतीयों का शोषण बढ़ रहा है। ये सब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शोषण बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उस समय पूरी दुनिया में एक विचार निकला और उस विचार का नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स उसका नाम था। और उस विचार ने क्या किया, एक विचार दिया कि मजदूरों को इकट्ठे होकर के अपने लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर वो इकट्ठे होंगे तो किसी भी सरकार से अपनी बातें मनवा सकते हैं। ये बात यूरोप में शुरू हो रही है, लेकिन भारत में इसके असर बहुत जल्दी दिखाई देने लगे, क्योंकि इंग्लैंड का ही शासन भारत में चल रहा था, जहां फैक्ट्रियां बहुत तेजी से काम कर रही थी। तो हमारा जो कारखाना सिस्टम था, जिसको हम फैक्ट्री सिस्टम कहते थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर दो तरह की चीजें शुरू की थी। एक तो फैक्ट्री सिस्टम और एक बागवानी सिस्टम, हार्टिकल्चर का सिस्टम, दो सिस्टम शुरू किए थे। तो जो फैक्ट्री प्रणाली थी उसमें मजदूरों का शोषण बहुत तेजी से हो रहा था। इस मजदूरों के शोषण से वृद्धि के लिए कार्ल मार्क्स ये कहता था कि सारे मजदूरों को एक संगठन बना लेना चाहिए और हड़ताल या धरना या ऐसे काम करना चाहिए। भारत में मार्क्स के प्रयासों से ही या मार्क्स के विचार से ही एक घटना देखने को मिली कि नागपुर की फैक्ट्री में सबसे पहले 1877 में हड़ताल हुई। ये भारत की किसी भी फैक्ट्री में होने वाली सबसे पहली हड़ताल थी, 1877। ये मार्क्सवाद का इनडायरेक्ट प्रभाव था कि मजदूर लोग अपने अधिकारों के लिए हड़ताल कर रहे थे। तो ये भारत की पहली हड़ताल हुई। लेकिन हड़ताल से काम नहीं चला। लोगों को लगता था कि अधिकांश मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन मजदूरों का एक लीडर होना चाहिए, मजदूरों का एक यूनियन होना चाहिए। अब भारत में प्रयास शुरू हुए लेबर मूवमेंट की तरफ और लेबर यूनियन की तरफ। लेबर यूनियन की तरफ जब प्रयास शुरू हुए, उससे पहले ही अंग्रेजों ने 1881 में 1881 में फैक्ट्री प्रणाली में पहला सुधार किया। कल हम आपको बताए थे कि लॉर्ड रिपन जब 1878 में आया था, उसने भारत में बहुत सारे सुधार किए थे। तो पहला सुधार तो उसने ये किया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया था। उसने भारत की व्यवस्थित जनगणना भी कराई थी, वहीं से शुरू हुई जनगणना। उसी समय जनगणना के साथ उसने एक सिस्टम किया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को पास किया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को पास किया था रिपन के समय पर। इस एक्ट में क्या लिखा था? इस एक्ट में यह लिखा था कि काम करने के घंटे हैं वो फिक्स कर दिए जाएंगे और 14 वर्ष से छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने से रोका जाएगा। महिलाओं को शाम को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे के बीच में फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाया जाएगा। पहली बार फैक्ट्री प्रणाली में सुधार देखने को मिले, और वे सुधार भारतीयों के हित में करने की कोशिश की गई, क्योंकि पूरी दुनिया में मार्क्सवादी आंदोलनों से मजदूर लोगों की भावनाएं उद्वेलित हो रही थी। जहां जहां दुनिया में मजदूर थे, वहां वहां वो इकट्ठे हो रहे थे। ठीक, और कार्ल मार्क्स के मरने के बाद 81 के बाद से तो ये मामला और तेजी से फैल गया। तो इस तरह से जो चल रहे थे सारे के सारे आंदोलन, उसको देखते हुए भारत के लॉर्ड रिपन ने ये डिसीजन लिया कि कहीं यहाँ के मजदूर इकट्ठे होकर के बहुत बड़ी क्रांति ना कर दें, जैसा कि रसिया में माहौल बन रहा था। और रसिया में हो भी गई थी क्रांति 20वीं शताब्दी के शुरू में ही, और तख्ता पलट कर दिया था उन्होंने, सरकार अपने हाथ में ले ली थी। तो क्रांति से, आंदोलनों से बचने के लिए, विद्रोह से बचने के लिए रिपन ने फैक्ट्री प्रणाली में सुधार करते हुए भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट पास कर दिया। और उसका उद्देश्य यही था ताकि भारतीय लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके। हालांकि इसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं।
क्योंकि आपने कह दिया कि नहीं, हम 12 साल से 11 साल से छोटे बच्चे, 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्री में प्रवेश नहीं देंगे। तय कैसे करेंगे कौन 12 साल का है? ब्रिटिशर्स ही तय करते थे, उन्हीं की कमेटी तय करती थी। जो पढ़े लिखे थे उनके पास, तो जो पढ़ा लिखा होता तो फैक्ट्री में काम क्यों करता, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, इसके बाद इस कारण से उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, और सर्टिफिकेट और नहीं है तो तय कैसे करेंगे उसकी उम्र क्या है? तो उम्र का निर्धारण वे शरीर को देख करके किया करते थे कि कौन हट्टा कट्टा है, उसको कहते कि नहीं ये तो अच्छा है, इसकी उम्र तो ज्यादा है, और जो दुबला पतला है उसको बाहर कर देते थे। तो फैक्ट्री प्रणाली में उन्होंने सुधार तो किए लेकिन छद्म हुए, उसके कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिले। ये भारतीयों को भी समझ में आ गया कि रिजल्ट देखने को नहीं मिले। इसी कारण से पूरी दुनिया में आवाज उठने लगी, और यूरोप के स्विट्जरलैंड में, रूस के मॉस्को में, और यूरोप के नीदरलैंड में, इन सभी जगहों पर बड़े बड़े मजदूर संगठन बनने लगे। मजदूर संगठन वे कि जैसे आप लोगों ने एक संगठन बना लिया, तो संगठन का कोई भी मजदूर अपने संगठन से शिकायत कर सकता है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मजदूर है, आप भी मजदूर है। तो मजदूरों के यूनियन के नेता जाएंगे, उनसे बात करेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो मानवता के खिलाफ है। तो पूरी दुनिया में जब मजदूर संगठनों का विकास हुआ, तो भारत में भी एक संगठन बनाया। कब? 1884 में। क्या कोई नाम बता सकता है इसका? नहीं बता सकते। बॉम्बे मिल एंड हैंड एसोसिएशन, बॉम्बे मिल एंड हैंड एसोसिएशन, ये पहला संगठन बना। किसने बनाया ये तो बता दो? नहीं, एन.एम. लोखंडे, एन.एम. लोखंडे, इसको एन.एम. लोखंडे ने बनाया। लेकिन आज अगर कोई पूछेगा तो ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ, इसलिए भारत में बनाया हुआ तो मानते हैं इसको पहला, लेकिन भारत का पहला रजिस्टर्ड लेबर यूनियन ये नहीं है। भारत का पहला रजिस्टर्ड लेबर यूनियन बाडिया साहब बनाएंगे, अभी नहीं बनाए वो, है ना, और उसका नाम होगा मद्रास लेबर यूनियन, अभी नहीं बनाया वो, लेकिन ये बन तो गया है, वो लोखंडे ने बनाया है। और इससे क्या हुआ कि इससे एक माहौल निकला कि अपनी शिकायत हम बॉम्बे मिल एंड हैंड एसोसिएशन में कर सकते हैं। क्योंकि बंबई में इसलिए बना क्योंकि बंबई अंग्रेजों का बहुत बड़ा अड्डा था, एक बंबई था, एक कलकत्ता था, एक मद्रास था, यही तो सबसे ज्यादा फैक्ट्री सिस्टम चल रहा था, तो यही मजदूरों का शोषण हो रहा था, और इसी से बचने के लिए एक पहला संगठन बनाया गया। लेकिन इसको अभी भी पहला संगठन माना नहीं जाता है क्योंकि ये पंजीकृत नहीं हो पाया। इसको देखते हुए भारत में ये परंपरा और तेजी से निकली, और हमने देखा कि दुनिया भर में भारत में और संगठन बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ। 1897 में एक बना अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा। उस समय भारत की और इंडिया की जो रेलवे का जो कंट्रोल था, बर्मा की और इंडिया की रेलवे का कंट्रोल था, वो एक ही था। तो इन दोनों में ही काम करने वाले लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा, बड़ा सा नाम है उसका। ये बनाया 1897 में। तो पहला बना वो, और दूसरा बना ये, चूंकि ये रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों ने बनाया ताकि उनका शोषण ना हो। उसी के बाद 1905 में कलकत्ता में बना जिसका नाम था कलकत्ता प्रिंटर्स यूनियन। वहां पे जो प्रेस छापते थे उन्होंने निकलवाया, कलकत्ता प्रिंटर्स यूनियन। ये दूसरा संगठन बना। और इसी के जस्ट बाद 1907 में बॉम्बे पोस्टल यूनियन बना। बॉम्बे पोस्टल यूनियन, आप देखेंगे कि 1881 में जब से उसने सुधार किया है तब से लेके अभी तक इतने सारे संगठन बन चुके हैं। लेकिन इन संगठनों के बीच में यानी कि 1907 में ये हुआ है, इससे ठीक पहले 1891 में एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लैंसडाउन, इन्होंने दूसरा फैक्ट्री एक्ट पास किया, और दूसरे फैक्ट्री एक्ट में उन्होंने ये कह दिया था कि मजदूरों को जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको एक महीने में 4 छुट्टियां मिलेंगी। छुट्टियों को उस समय वीकली नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि 4 छुट्टियां हम लोग दे देंगे। अभी इसके ऊपर कोई बड़ा कानून नहीं बनाया कि कैसे देंगे, और यह कहा गया कि अब महिलाएं शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगी। महिलाओं को और ज्यादा संरक्षित किया गया, और 9 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्री में घुसने से मना कर दिया। लेकिन उम्र तो वही तय करते थे कि जो ठीक ठाक है उसको अलाउ कर देते थे। तो दूसरा फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1891 में।
पहला आया था 1881 में रिपन के समय पर, और दूसरा आया है लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर। ठीक, 1907 तक यह परंपरा ऐसी ही चलती रही, क्योंकि उनको लगता था कि अब मजदूरों के लिए कोई तो है। 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ। रूस ये दावा करता था पूरी दुनिया में कि इतना बड़ा राक्षस है रूस, इतना बड़ा देश है रूस, एक विशालकाय देश है, उसको जापान जैसा अदना सा देश कैसे हरा सकता है। लेकिन उल्टा हुआ, जापान ने 1905 में रसिया के मॉस्को के क्षेत्रों के जितने भी योद्धा थे उन सबको हराया। तो 1905 के रशिया जापान युद्ध में रसिया की जब हार हुई, और उस समय रसिया के राजा कौन है, जार निकोलस, तो रसिया हार गया, तो अयोग्यता किसकी नापी जाएगी, राजा की। राजा की तो अयोग्यता होगी। तो जो रसिया के जो मजदूर संगठन थे, जो किसान थे, जो क्रांति कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, वो जनता को ये भड़काने लगे, देखिए तुम्हारा राजा तो तुम्हारी सुरक्षा भी नहीं कर सकता है, एक अदने से जापान ने इतने बड़े रसिया को हरा दिया है। तो इससे राजा की अयोग्यता सिद्ध हो गई, और जब राजा की अयोग्यता सिद्ध हो गई तो लोगों के दिमाग में ये आ गया कि राजा हमारा योग्य नहीं है, शायद कोई और सरकार हमारे पास होनी चाहिए। यही कारण हुआ कि 1905 के बाद से रसिया में मजदूरों और किसानों का जो कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा था उसको बहुत हवा मिली, और उसी का रिजल्ट हमको 1917 में देखने को मिला कि जब रसिया में कम्युनिस्टों ने राजा को हटा करके कम्युनिस्ट सरकार बना ली और राजतंत्र को वहां खत्म कर दिया। जब रसिया में यह सब हो रहा है 1917 में, क्या हो रहा है कि कम्युनिस्टों ने, और कम्युनिस्टों में कौन थे, किसान और मजदूर, इन्होंने वहां पर राजा को हटा के अपदस्थ करके अपनी सरकार बना ली है। तो क्या पूरी दुनिया में यह विचार नहीं गया होगा, पूरी दुनिया में यह विचार गया था। और उसी समय एक संगठन बनाया गया 1918 में, जिसको कहते थे ILO। ILO जानते हैं क्या है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसी समय बनाया गया। और 1917 में जब रसिया की क्रांति हुई, तो उस क्रांति से इंस्पायर होकर के भारत के बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों ने, मजदूर लोगों ने, किसान लोगों ने यह तय कर लिया कि अब यहां भी मजदूरों के बड़े बड़े संगठन बनेंगे, मजदूरों के बड़े बड़े संगठन बनेंगे। और इसी से जन्म हुआ मद्रास लेबर यूनियन का। किसने किया? BP वाडिया ने। यह भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ माना जाता है, और यह संगठन बहुत पॉपुलर हुआ 1918 से लेकर 19 तक, बड़ा पॉपुलर हुआ। और एक नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे संगठन बने। इन्हीं संगठनों की बढ़ती हुई मांग के कारण से भारत के एक प्रसिद्ध नेता, मैंने बताया था कल उनका नाम, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भगत सिंह के मेंटोर थे। इन लाला लाजपत राय ने एक नया संगठन बनाया, और उसका नाम रखा उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये उन्होंने उसका नाम रखा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 में बना। ये इतना बड़ा था कि इससे पहले जो भी संगठन बने सब इसमें मर्ज हो गए। इससे पहले जो भी संगठन बनाए गए थे वो सब के सब AITUC में मर्ज कर दिए गए, ऑल इंडिया में। और इसकी एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, इनमें सबसे फेमस थे जॉन बैप्टिस्टा। इसके बाद थे दीवान सिंह, वे भी बहुत फेमस हुए, ठीक। और खुद लाला लाजपत राय, ये भी इसमें शामिल हुए। और ये संगठन भारत में 1920 में इतना पॉपुलर हुआ, और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था पूरी दुनिया में। तो भारत में भी यह आंदोलन चलने लगा कि हम कैसे भी करके अंग्रेजों को हटा करके अपनी कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित करेंगे, जैसा रूस ने किया है। क्योंकि रूस का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। रूस की क्रांति ने दुनिया भर के मजदूरों को जगा दिया था, दुनिया भर के मजदूरों को एक दिशा दी थी कि दुनिया मजदूर चाहे तो क्रांति करके देश में सत्ता स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक संगठित क्रांति की आवश्यकता होगी। मजदूरों और किसानों को एक साथ मिलकर के लड़ना पड़ेगा, और उनका एक अच्छा योग्य नेता होना पड़ेगा, और थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरों को कोई भी सत्ता आसानी से नहीं देगा। तो सत्ता एग्रेशन से ही आ सकती है, और इसकी पॉपुलैरिटी पूरे भारत में फैल गई। कांग्रेस ने उस समय यह तय किया कि हम कैसे भी करके अब इस लेबर यूनियन का साथ देंगे। कांग्रेस अब फैसला लेती है कि हम मजदूरों का साथ देंगे,
क्योंकि 1917 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट के बनने से महिलाओं को बहुत उत्साह मिला, तो कांग्रेस ने 1920 के बाद यह फैसला लिया कि हम कैसे भी करके अब इन मजदूरों का साथ देंगे, किसानों का साथ देंगे। और इसके लिए इसका एक सम्मेलन बुलाया गया गोवा में, गया में। 1922 में इसकी मीटिंग हुई गया में। गया कहां पर है? बिहार में। उस मीटिंग हुई और उस मीटिंग में दो चीजें याद रखनी है। एक तो एक स्लोगन याद रखना है। उस समय लाला लाजपत राय ने यह कहा कि सैन्यवाद और साम्राज्यवाद ये दोनों ही पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं। सैन्यवाद का मतलब होता है सैनिकों का शासन, और साम्राज्यवाद का मतलब होता है महाराज का शासन। अगर ये दोनों पूंजीवाद के ही बच्चे हैं, क्योंकि दोनों ही पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, तो वो कहते हैं कि एक ऐसा अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हम लोग मिलिट्री रूल कह सकते हैं या फिर इंपीरियलिज्म, ये बोथ आर ट्विंस ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। इससे पूंजीवाद के लोग बुराई करने लगे, और अंग्रेजी सरकार तो पूंजीवाद ही करती थी सबसे ज्यादा। तो कहते हैं कि पूंजीवाद जब जब बढ़ेगा तो सैन्यवाद और साम्राज्यवाद बढ़ेगा, क्योंकि पूंजी को बढ़ाने के लिए लोग अपने एरिया बढ़ाते हैं, एरियाओं पर कब्जा करते हैं, और इसी से हमारे देश में साम्राज्यवाद और उसको मिलिट्री शासन को बढ़ावा मिलता है, सैन्यवाद को। ये उन्होंने जुड़वा माना इन दोनों को 1922 में। 1922 के इस गया सम्मेलन के बाद 1926 तक आते आते, इससे ठीक पहले 1925 में कांग्रेस का सेशन कानपुर में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर सेशन को। उसमें भी यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस अब मजदूरों के हित की बात करेगी। और अगर आप कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टियों को फॉलो करते हैं तो आज भी कांग्रेस मजदूरों, किसानों इत्यादि के हित की बात थोड़ी ज्यादा करती है, समाजवाद की बात थोड़ी सी ज्यादा करती है कांग्रेस। किसी समाजवाद की बात करने से कोई ईमानदार नहीं हो जाता, लेकिन हर व्यक्ति की घटनाओं की, डिसीजन की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन यह एक जनरल आइडियोलॉजी है। 1926 में अभी क्या चला रहा था? AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1926 में इस ट्रेड यूनियन कांग्रेस से एक हिस्सा अलग हो गया, एक हिस्सा इससे अलग हुआ। क्यों हुआ? अभी अलग हुआ नहीं, अभी अंदर ही अंदर है ये लोग, मतलब मनमुटाव हो गया है। दो तरह के गुट बन गए इसमें से। एक ऐसा गुट बन गया है जिसको कहते थे तीव्र गुट। तीव्र गुट यानी कि जो क्रांतिकारी गुट था। और एक ऐसा गुट है, लाल वाला तो क्रांतिकारी होगा, है ना, इसको कहेंगे रेवोल्यूशनरी गुट, जो अंदर ही अंदर ये चाहता है कि रूस जैसी क्रांति कर दो, जैसा रूस में हुई थी। राजा को अचानक से हटाओ हटाओ, सत्ता अपने हाथ में ले लो। तो ये क्रांतिकारी गुट हो गया। अगर ये रूस के आइडिया को फॉलो करता है तो ये किसके आइडिया को फॉलो करता होगा? मॉस्को, यानी मॉस्को की बातें ज्यादा मानता होगा, क्योंकि मॉस्को ही चलता था ये। इनको मॉस्को फार्मूले बहुत अच्छे लगते थे। मॉस्को फार्मूले क्या है? जाओ गोली चलाओ, हटाओ सबको और सत्ता ले लो। तो इनको मॉस्को के फार्मूले क्रांतिकारी अच्छे लगते थे, और ये चलते थे मॉस्को से नहीं, क्योंकि यूरोप में जो मजदूर आंदोलन थे अकेले रूस में नहीं चलते थे, और भी जगहों पे चलते थे। तो ये फॉलो करते थे किसको? एमस्टर्डम को। एमस्टर्डम कहां पर है? नीदरलैंड में या हॉलैंड में। ये वहां से फॉलो करते थे, ये मॉस्को को फॉलो करते थे। तो ये कैसे थे? सुधारवादी। ये सुधार चाहते थे कि हमको हटाना नहीं है किसी को, तुम लोग सुधर जाओ बस। वो ये नहीं कहते थे कि हम फैक्ट्री सिस्टम खत्म कर देंगे, अपनी सरकार ले आएंगे, ये करें, तुम बस जैसा हम चाहते हैं वैसा सुधार कर दो बस। तो ये रिफॉर्मिस्ट थे और ये रेवोल्यूशनरी थे, और ये अपने आप को कहते थे क्रांतिकारी। इनका मतलब था कि हम तो इनको भगाएंगे, फैक्ट्रियों पर कब्जा करेंगे। ये विचार अंदर ही अंदर हो गया है। अब दो विचारधाराओं के लोग, विपरीत विचारधाराओं के लोग एक साथ कैसे रहेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं। उनके बीच में तो मनमुटाव होना ही होना है। इसीलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, इनके बीच की झड़प होने लगी, और ये कहते थे कि हमारा फार्मूला चलेगा, वो कहते थे हमारा फार्मूला चलेगा, और अंततः इसमें से एक ग्रुप अलग हुआ। पहला ग्रुप, इसको अलग किसने किया? NM जोशी। और दूसरे उनके साथ थे VV गिरी, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, VV गिरी। इन लोगों ने एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा अखिल भारतीय
ट्रेड यूनियन फेडरेशन, फेडरेशन नाम रखा उसका। ये संगठन किससे अलग हुआ है? एआईटीयू से। और ये कौन सा वाला है, किसको मानने वाले हैं? ये क्रांतिकारी तो नहीं है कहीं? नहीं, ये कौन से हैं? सुधारवादी हैं। ये सुधारवादी के रूप में अलग हुए और अब यहां पर दो लोग बच गए। एआईटीसी चल ही रहा है और उसके अंदर ये लोग भी हैं, भी क्रांतिकारी भी हैं। समय बदला और 1931 में आते आते क्रांतिकारियों ने भी अपना एक अलग संगठन विकसित कर लिया और इसका नाम रखा रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और बनाया किस किसने? पहले रण दवे और दूसरे देश पांडे। इन दो लोगों ने क्रांतिकारी संगठन बना लिया। लाल नाम क्यों रखा उन्होंने, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस? क्योंकि मॉस्को के नेताओं की पसंदीदा शब्द था लाल। लाल तौलिया डाल के रहते थे वो। लाल उनकी सेना का नाम भी लाल सेना था, रेड आर्मी कहते थे अपनी सेना को। आज भी रसिया में रेड चीजें ही आर्मी में यूज होती हैं जो क्रांतिकारी, क्योंकि अब वो लोग क्रांतिकारी बचे नहीं, तो जब आज भी क्रांति का चिन्ह लाल ही होता है। आप मार्क्सवादियों में चले जाइए, नक्सलवादियों में चले जाइए, नक्सलवादी जो है वो लाल चीजों, इसलिए अपने एक दूसरे से लाल सलाम करते हैं वो। तो जो लाल शब्द है उनके पास, वो रूस की क्रांति से आया है। और रूस की क्रांति से मॉस्को को जो लोग फॉलो करते होंगे वो क्रांतिकारी तो होंगे ही, इसलिए उन्होंने रूस के आइडियाज का सम्मान करते हुए यहां पर नाम रखा लाल ट्रेड यूनियन, यानी रेड ट्रेड यूनियन का नाम रखा। अब तीन चीजें हो गई मजदूरों के हित में काम करने वाली। कौन कौन सी? एक AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और एक हो गई फेडरेशन, एक दो, और तीसरा हो गया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तीन चीजें मजदूरों के हित में काम कर रही हैं और इन्होंने काम किया भी। लेकिन इनके अलग अलग हो जाने से मजदूर भी बट गए, कुछ इसमें रजिस्टर्ड हो गए, कुछ इसमें रजिस्टर्ड हो गए, कुछ इसमें रजिस्टर्ड हो गए। मजदूर तब तक ताकत है जब तक वो इकट्ठे हैं, जिस दिन बट गए तो ताकत बचती नहीं है। तो इस प्रकार से इनका प्रभाव कम होने लगा, इनका प्रभाव कम होने लगा। इसी प्रभाव को देखते हुए कुछ बड़े नेता इसमें, जैसे बीबी गिरी जैसे नेताओं ने एक इनपुट लिया और उन्होंने आखिरकार इन तीनों को एक कर दिया, इन तीनों को एक कर दिया और फिर से ये लोग AITUC में शामिल हो गए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फिर से बन गई 1938 में। नागपुर में इसका सेशन बुलाया गया, ये सब नागपुर में हुआ। ठीक, तो नागपुर में इसका सेशन हुआ। कैसे अलग अलग हुई, कैसे फिर से एक हो गई, समझ पाए? तो सब एक हो गए फिर से। लेकिन हम लोग 1938 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ पैरेलली अगर हम बात करेंगे तो 1911 में तीसरा फैक्ट्री एक्ट भी आ चुका है, थर्ड फैक्ट्री एक्ट भी आ चुका है। और उस समय गवर्नर जनरल है हार्डिंग सेकंड। इसने वीकली छुट्टी की घोषणा कर दी और यह कह दिया कि 1 घंटे का ब्रेक रहेगा। हालांकि ब्रेक पहले से आ गया, लेकिन उन्होंने उसको फिक्स कर दिया, 1 घंटे का ब्रेक रहेगा। साथ में अगर किसी फैक्ट्री में 200 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, 200 से ज्यादा, तो वहां पर कैंटीन सिस्टम भी लागू कर दिया। तो इन्होंने मजदूरों के हित में एक बेहतर सुधार के कार्यक्रम पेश कर दिए तीसरे फैक्ट्री एक्ट में। और इसके बाद 1921 में चौथा फैक्ट्री एक्ट भी आ गया, है ना। 1921 में कौन थे? रीडिंग के समय पर, लॉर्ड रीडिंग के समय पर। और हम लोग 38 तक पहुंच चुके हैं। तो 1931 में भी एक फैक्ट्री एक्ट आ गया और उस समय गवर्नर जनरल थे विलिंगटन। यह इसलिए आ गया कि उस समय महात्मा गांधी बहुत पॉपुलर हो गए थे। और उसके बाद 1940 में आएगा, जो अभी आया नहीं है ना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और 1938 में जब ये सब एक हो गए तो उस समय बंगाल में एक नई ट्रेड यूनियन बनी, इसका नाम था हिंद मजदूर सेवक संघ। ये बनाई सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे हरिपुरा में। बंगाल पहुंच करके उन्होंने मजदूरों के हित में एक पार्टी बनाई। फिर वहां से जब वो वापस आए तो उन्होंने फिर से कांग्रेस की अध्यक्षता की मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। वहां महात्मा गांधी से डिस्प्यूट हुआ
उसके बाद वो चले गए, उन्होंने एक पार्टी तो बना ही चुके थे पहले ही, और वहीं उसी समय उन्होंने एक पार्टी और बनाई थी जिसको कहते थे, क्या कहते थे उनकी पार्टी को? यस, फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका चिन्ह था टाइगर, है ना, उन्होंने वो भी बनाई। 1938 के बाद 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग इंग्लैंड की तरफ से ही लड़ रहे थे, तब तक सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज भी बना ली थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो अलग प्रकार का था। सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को आजाद घोषित कर दिया जाए और हम इस आजाद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनको बना भी दिया था। हिटलर ने बोल दिया था कि तुमको क्या चाहिए, कि हमको आजाद हिंदुस्तान चाहिए, क्योंकि तुमको आजाद हिंदुस्तान दिया, आज से तुम आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाओ। और इसलिए उनको कहते थे आजाद हिंद सरकार। वो अपने आप को आजाद हिंद सरकार ही तो कहते थे, गवर्नमेंट के नाम से जानते थे। हालांकि बहुत सारे, अमेरिका ने कहा कि ये कभी सरकार नहीं थी, इंग्लैंड तो कभी सरकार नहीं मानेगा उसको, लेकिन रशिया ने उसको सरकार माना, जर्मनी ने सरकार माना, जापान ने सरकार माना उसको, आजाद हिंद फौज को। तो बहुत सारे देशों ने उसको सरकार माना, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं माना गया, उसको सरकार भी माना गया। 1940 में एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे। अब मैं बार बार कम्युनिस्ट कहूंगा तो आप समझ जाएंगे जो मजदूरों के हित की बात करते होंगे, है ना, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। एक कम्युनिस्ट नेता थे, इन्होंने AITUC से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर के फिर एक नया पार्टी बना ली, है ना, और इस बार उस पार्टी का नाम है भारतीय ट्रेड यूनियन, सॉरी, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो पहले ऑल इंडिया थी उससे एक और अलग कर ली इन्होंने 1940 में। और मांग रख दी, क्या मांग रख रहे थे इस पार्टी के लोग? वो ये कह रहे थे कि भारत में समाजवादी सरकार की स्थापना की जाए, भारत में समाजवादी सरकार की स्थापना की जाए। दूसरा, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, सारी फैक्ट्रियों को सरकारी घोषित किया जाए। ये दो मांग उन्होंने रख दी। 1940 का समय इस देश में क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए था, 1940 का समय, और उस समय कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग समाजवादी बन गए। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अंदर के भी कुछ लोग समाजवादी बन चुके थे, जिनमें थे जयप्रकाश नारायण, जेपी, मीनू मसानी, अरुणा आसफ अली, है ना, और MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये कम्युनिस्ट नेता थे भारत के। इन्होंने अलग से कांग्रेस में ऐसी बातें करना शुरू कर दी, तो एक पार्टी बन गई जिसको कहते थे कांग्रेस समाजवादी दल। कांग्रेस के अंदर ही काम करता था ये, लेकिन इन सबकी इच्छा क्या थी कि भारत में समाजवाद आए, और गाहे बगाहे में इसी से प्रभावित हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समाजवाद से बहुत प्रभावित रहे हैं, इसीलिए वो समाजवादी मूल्यों पर ज्यादा काम करते थे। जब भारत आजाद हुआ तो उनके सामने जो डिसीजन था कि हम इस गुट में जाएं या इस गुट में जाएं, एक गुट समाजवादियों का है जिसमें रशिया है, एक गुट राष्ट्रवादियों का है, पूंजीवादियों का है, जिसके लीडर अमेरिका और ब्रिटेन है, तो हम कौन से गुट में शामिल हों? तो नेहरू जी ने उस समय एक डिसीजन लिया कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। गुट निरपेक्ष नीति इसको कहते थे, कि जिन देशों ने किसी भी, उन्होंने कहा था कि अगर इस गुट में जाएंगे उस गुट की बातें माननी पड़ेंगी, इसमें जाएंगे तो इस गुट की बातें माननी पड़ेंगी, और जिस गुट में जाएंगे दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने नॉन अलाइंड पॉलिसी को फॉलो किया, जिसे कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। इस नीति को फॉलो करते हुए वे आगे बढ़े, और 1947 में जब भारत आजाद हुआ, 1947 में, तो उस समय प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर से वही संगठन कंप्लीट कर दिया गया, AITUC, इसमें नेशनलिस्ट भी जोड़ दिया गया, और यह संगठन पूरा हो गया। तो 1947 तक भारत में बहुत सारे संगठन बने। 1947 के बाद संविधान बनना शुरू हो गया था 46 से ही। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो DPSP में ये लिख दिया गया कि किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को प्रबंधन में भाग लेने की जिम्मेदारी होगी।
इसलिए जब भी फैक्ट्री में कोई भी समिति बनती है, कोई भी यूनियन बनती है, तो उसमें मजदूर भी शामिल होते हैं, और मजदूर यूनियन का जो लीडर होता है वो फैक्ट्री के मैनेजमेंट की मीटिंग में भी बैठता है। वो इसीलिए बैठता है ताकि वो ये पता लगे कि ये लोग हमारे लिए, यानी सारे मजदूरों के लिए क्या डिसीजन लेने वाले हैं, है ना। अभी हमारे देश में फैक्ट्री यूनियन इतना काम नहीं करती है, क्योंकि अब थोड़े से राइट्स बढ़ गए हैं। 70s 80s में बहुत काम करती थी। आप कोई भी पिक्चर देखेंगे 1780 की, उसमें फैक्ट्री जरूर दिखाई जाएगी, क्योंकि पिक्चरों की शूटिंग कहाँ होती थी? मुंबई में, और मुंबई फैक्ट्रियों का अड्डा था, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां वहीं होती थी। इसलिए फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर सिनेमा के उसमें होते थे बैकग्राउंड में, या फैक्ट्रियों में काम करने वाले यूनियन लीडर बैकग्राउंड में होते थे, या फैक्ट्रियों के मालिक फिल्मों में होते थे। आपने देखा भी है कि वहां पर नौकरी करने वाले नहीं दिखाए जाते थे, फैक्ट्रियों के मालिक या जमींदार दिखाए जाते थे। जमींदार पहले दिखाए जाने लगे, फिर फैक्ट्रियों के मालिक दिखाए जाने लगे। तो एक सोसाइटी का एक सिस्टम होता है, वो चलता है, और इस तरह से भारत में श्रमिक आंदोलनों का विकास हुआ। प्रश्न बहुत सरल से हैं। भारत में पहली श्रमिक हड़ताल कब देखी गई? 1877 में नागपुर की कपड़ा फैक्ट्री में, ठीक। पहली सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल कब हुई? तो वो हुई थी 22 जुलाई को 1908 में, जब बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो उनको छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी हड़ताल बुलाई गई थी। वो हुई थी 22 जुलाई 1908, ठीक। सबसे पहली हड़ताल, सबसे पहला संगठन कौन से डिपार्टमेंट के लोगों ने बनाया? कपड़ा मिल वालों ने बनाया, बॉम्बे मिल एंड हैंड एसोसिएशन। सबसे बड़ा किसने बनाया? तो अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा, उन्होंने बनाया, जो सबसे बड़ा था। भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन, किसने बनाया? बीपी बाडिया ने। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो मजदूर आंदोलन से जुड़े रहे? बीबी गिरी जुड़े रहे, है ना। और बीबी गिरी राष्ट्रपति जो रहे हैं, वो आपको पता है कि वो जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे उस समय उपराष्ट्रपति थे, है ना, उपराष्ट्रपति थे, फिर भी उन्होंने उस पद से इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। दुर्भाग्य देखिए कि वो खुद ही राष्ट्रपति हैं, खुद ही उपराष्ट्रपति हैं। उस समय राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे, तो इस्तीफा कैसे देंगे? तो उन्होंने कानून विशेषज्ञों से पूछा कि मैं इस्तीफा कौन सी पोस्ट से दूं, राष्ट्रपति की पोस्ट से दूं या उपराष्ट्रपति की पोस्ट से दूं? यानी कि आप राष्ट्रपति नहीं हैं, आप एक्टिंग राष्ट्रपति हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, तो इस्तीफा आप दीजिए कहां से? उपराष्ट्रपति की पोस्ट से। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? जो कि वो खुद ही है, तो कैसे देंगे किसी को? तो उन्होंने इस्तीफा अपना लिखा और चपरासी से कहा जो इस्तीफा राष्ट्रपति के उसमें दिया ऑफिस में। जब वो देने गया तो वहीं खुद जाके बैठ गए, लाओ। उन्होंने इस्तीफा ले लिया, मंजूर कर लिया। तो बीबी गिरी मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रपति, है ना। मानवेंद्र नाथ रॉय कम्युनिस्ट नेता हैं, उससे जुड़े हुए हैं। ये मैंने आपको मतलब एक छोटी सी चीज पढ़ाई है राष्ट्रीय आंदोलन, श्रमिक आंदोलन की। श्रमिक आंदोलन पढ़ने के लिए हमको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपको थोड़े से समझाने की कोशिश की है रूस की क्रांति, और रूस की क्रांति के बाद यहाँ सब कुछ इतना कैसे बदल गया। और रूस की क्रांति के बाद कुछ लोग मॉस्को से जुड़ गए, कुछ लोग एम्स्टर्डम से जुड़ गए। जो एम्स्टर्डम में मीटिंग लेने जाते थे वो कैसे थे? सुधारवादी। जो मॉस्को में मीटिंग लेने जाते वो कैसे थे? क्रांतिकारी। और जो मॉस्को में मीटिंग लेने जाते थे वो बम फोड़ना जानते थे। इसी मीटिंग में सीख के आए थे कि बम कैसे बनाएंगे भारत के लोग, क्योंकि वहां तो वही सिखाते होंगे ना। और वहां क्या सिखाते थे एम्स्टर्डम में? यस, तो एम्स्टर्डम में जो लोग थे वो सुधारवादी थे। इसलिए बीबी गिरी कभी क्रांतिकारी नहीं बने, वो सुधारवादी ही रहे, लेकिन मजदूरों के हित की बात हमेशा ही करते रहे। ये बीबी गिरी की। और उनके साथ थे एनएम जोशी साहब, एनएम जोशी। बाडिया ने पहला बनाया। अगर कोई पूछे कि एआईटीयूसी में पहला विभाजन कब हुआ? 1929 में हुआ, लिखा था ना अपन ने। 1929 में उससे लेबर फेडरेशन अलग कर लिया उन्होंने, अलग हो गया। ये किसने किया था? बीबी गिरी और जोशी ने किया था। 1931 में उससे फिर अलग हुआ एक रेड ट्रेड यूनियन। उसमें कौन कौन थे? रणदवे और देश पांडे, इन दोनों ने किया। फिर इसका सबमर्ज कब हुआ? इकट्ठे कब हो गए फिर से? ये 38 में फिर से मर्ज हो गए एक दूसरे में, 1938 में। और 1940 में, यानी कि किस वर्ष एआईटीयूसी ने यह मांग रखी कि समाजवाद और फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए? 1940 में यह मांग रखी। 1947 में किसने बनाया ट्रेड यूनियन? अरे 1947 में, 47 में बनाया वल्लभ भाई पटेल ने। और 1940 में किसने बनाया?
मानवेंद्र नाथ रॉय ने। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था? हिंद मजदूर सेवक संघ। वो कब बना था? 1938 में बना था। ये भारत में श्रमिक आंदोलन का इतिहास है। और अगर हम उसकी बात कर रहे थे कि फैक्ट्री एक्ट कब आए, तो उसको भी हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला कब आया? 1881। कौन है उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड रिपन है। वेरी गुड। दूसरा कब आया? 1891। कौन है उस समय? लॉर्ड लैंसडाउन। वेरी गुड। और तीसरा कब आया? 1911। कौन है? हार्डिंग सेकंड। ठीक। फोर्थ कब आया? 1921 से 22 के बीच में, 21 में ही आया। 22 लिख लो इसको, 21 के आखिरी में आया तो 22 में उसको घोषणा की गई। तो इस समय कौन थे? रीडिंग। ठीक। फिफ्थ कब आया? 31। कौन थे? विलिंगटन। और सिक्स कब आया? 1946 में। कौन है गवर्नर जनरल? कौन है? बेवेल। लॉर्ड बेवेल के समय पर आया। तो आई फिफ्थ वाले में विलिंगटन। परीक्षाओं में प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इससे ही ज्यादा पूछने के चांस है कि पहला फैक्ट्री एक्ट किसके समय पर आया, या फिर दूसरा एक्ट किसके समय पर आया, और आखिरी एक्ट किसके समय पर आया। इसके बाद से तो आजादी हो गई थी। फिर तो फैक्ट्री एक्ट अंग्रेजों के लाने की जिम्मेदारी थी नहीं, हम लोगों ने संविधान में ही फैक्ट्रियों के सुधार जैसी चीजों को अपना लिया। वहीं से इसके सुधार हमने फॉलो कर लिए। मजदूर यूनियन समझ पाए अच्छे से? ठीक। और पूछिए इसमें क्या पूछना है उस समय। पूछो पहले, फिर हम बताते हैं। क्या? प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को देता है? नहीं देता। वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को नहीं देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी नहीं होती है कि प्रेसिडेंट ना हो। हाँ, ये जरूर है कि जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट काम करता है प्रेसिडेंट का, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे उसका, प्रेसिडेंट का। ये परंपरा है, लेकिन इस्तीफा देने की परंपरा उसको नहीं है। हाँ? और ऐसा हो भी चुका है, एम हिदायतुल्ला रह भी चुके हैं, है ना। जब ये वाली स्थिति हुई ना तो राष्ट्रपति भी खाली हो गया, अभी भी उपराष्ट्रपति भी खाली हो गया, तो फिर एम हिदायतुल्ला को पावर दी गई राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की, है ना। तो भारत में राष्ट्रपति की स्थिति को ऐसे ही बनाया गया है कि वो अक्सर बहुत सारी चीजों से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए उसका इलेक्शन सिस्टम भी सबसे अलग है और उसकी एग्जीक्यूटिव पावर भी सबसे अलग कर दी गई है। हम बस ये है कि उसको ज्यादा पावर दी नहीं गई है। वो राष्ट्रपति थे जो पहले राजेंद्र प्रसाद थे, इंदिरा गांधी से पहले जो राष्ट्रपति रहे थे, उनके पास ये होता था कि वो प्राइम मिनिस्टर से चैलेंज कर क्वेश्चन पूछ सकते थे, पूछते थे, बहुत सारे बिल को रोक देते थे। आपने ये सुना होगा कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है, एक होती है पॉकेट वीटो, एक होती है कंप्लीट वीटो, और एक होती है निलंबनकारी, यानी कि उसको वो एक्सटेंड कर सकता है पीरियड को। तो पॉकेट वीटो क्या होती है? अभी तक किया किसी ने ऐसा? यस, 1986 में जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो का यूज किया था और वो बिल लैप्स हो गया। अभी तक पता नहीं कहां उनकी जेब में रखा है, अब तो वो मर गए। उस बिल में था क्या? पोस्ट ऑफिस बिल में क्या था? बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, कि ऐसा क्या था बिल में कि उन्होंने पॉकेट वीटो यूज कर लिया उस पर। देखो, राजीव गांधी सरकार, उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक बिल पास करते हुए यह कहा कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को चिट्ठी लिखता है तो वो गोपनीय होती है। उन्होंने उसमें एक सेक्शन ऐड किया था बिल में कि वो चिट्ठियां चाहे तो सरकार खोल के पढ़ सकती है, चिट्ठियां चाहे तो सरकार खोल के पढ़ सकती है सुरक्षा के मद्देनजर। और इस बिल को पास होने के लिए जब राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो उन्होंने इस पर अपने साइन नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये गलत है तो गलत है, तो ना तो उन्होंने इसको पास किया, ना उन्होंने उस बिल को लौटाया, बल्कि उसके पर पॉकेट वीटो का यूज करते हुए उसे गायब कर दिया। तो आज भी हमारे पास, अगर सोचो वो बिल पास हो गया होता तो क्या होता, है ना। आज तो खैर ऐसा है भी नहीं, अब चिट्ठियां कोई लिखता भी नहीं है, लेकिन इस देश में चिट्ठियों का एक बड़ा इतिहास रहा है। चिट्ठियां इस देश में कम्युनिकेशन का बड़ा मीडियम रही हैं, और आजादी के समय से लेकर के 1950, 60, 70 तक भी लोग चिट्ठियों पर जीते थे। जब भी नेताओं को किसी से बात करनी होती थी चिट्ठी लिखते थे, है ना।
बैठ करके, क्योंकि अब क्या करें, मैसेज तो कर नहीं सकते, है ही नहीं, तो कहां से करेंगे। तो चिट्ठियों को बड़ा इतिहास रहा है। तो हमारे देश में भी राष्ट्रपतियों की ऐसी स्थिति रही है। लेकिन आजकल आपने देखा है कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ रबर स्टैंप के रूप में एग्जैक्ट बन गया है। अब हम लोग राष्ट्रपति, अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्रपति को ज्यादा पावर क्यों नहीं दी गई हमारे? दे सकते हैं ना पावर। सर वो यूनिटरी पीछे पड़ जाएगा, ज्यादा पावर दे देना तो ये जो संसदीय पावर है ये कहाँ होगा? राष्ट्रपति को पावर दे देंगे तो एक दिक्कत हो जाएगी। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है, और जनता डायरेक्ट किसको चुनती है, पीएम को या राष्ट्रपति को? प्राइम मिनिस्टर को चुनती है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो जनता नहीं चुनती है उसको। अगर हम कहा यही जाता है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट जनता चुनती है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनती है, वो अपने एरिया के एमपी को चुनती है। जितने एमपी जाते हैं वो मिलकर के प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो टेक्निकली नहीं है ऐसा, लेकिन माना जाता है कि ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, और चूंकि जनता का शासन है तो इसके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रपति का इलेक्शन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रपति का इलेक्शन अगर डायरेक्ट करा दिया ना, तो राष्ट्रपति कहेगा मैं भी तो जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूं, तो मैं भी काम करूंगा, मेरे पास भी पावर होनी चाहिए। इसलिए उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किया जाता है ना। और राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में कोटा सिस्टम लागू करते हैं हमारे यहाँ। कोटा जानते हैं? कोटा कैसे निकालते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? और इसके अलावा पूरी प्रोसेस होती है ना उसकी, क्या होती है? सिंगल ट्रांसफरेबल आनुपातिक मत प्रणाली। तो वो एक ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल भी आ गया, कोटा भी आ गया, और रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। उसको कहते हैं पूरे को मिलाकर के एकल संक्रमणीय आनुपातिक अप्रत्यक्ष प्रणाली। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन, और रिप्रेजेंटेशन मतलब कोटा बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे एमपी में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 230 सीटें हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे वोट डालेंगे जी? उसमें है, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं, राज्यसभा के चुनाव में। राज्यसभा की सीटें कितनी है अपने यहां? 11 है। क्या 11 सीटों के लिए एक साथ चुनाव होता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट की जो 245 सीटें हैं उसकी 1/3 खाली होती है 2 साल में, और 1/3 मतलब 84-85 सीटें खाली होती है। और भाई 84-85 सीटें सभी राज्यों की खाली होती है। तो एक राज्य के हिस्से में कितनी आएंगी ज्यादा से ज्यादा? 3-4, 3-4, 5, 2, 3, 4, कभी कभी 2 भी आती है। अब इधर देखो वोट कैसे डालेंगे, कोटा सिस्टम कैसे निकालेंगे। यहां पर वोट डालने वाले कितने हैं? विधायकी वोट डालते हैं उसके लिए। और आप ये बताओ 11 में से कितने लोगों का चुनाव कराना है? 3 का कराते हैं चुनाव। तो 3 सीटें खाली होंगी राज्यसभा की, उनको नीचे लिख देंगे, +1 करेंगे, करो उसको डिवाइड। और ये जोड़ लिया उसमें, 58 हो गया। ठीक है, अगर 58 के बाद के दशमलव 5 से ऊपर जा रहे हैं तो उसको 59 कर देंगे, और उससे नीचे है तो 58 ही रहने देंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं 58 आ गया, और अपन 3 लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वो 3 तो किसी भी पार्टी के लड़ सकते हैं ना। लेकिन एक आदमी को राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए 58 विधायक चाहिए, समझ गए? तो ये कोटा निकल के आया उसको, इसको कहते हैं कोटा, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम अपन इसको निकालते हैं। 58 विधायक जिसके पास है वो राज्यसभा में चला जाएगा। अगर आपको 58 विधायक वोट कर दें तो आप राज्यसभा में चले जाएंगे, आपको ज्यादा चाहिए ही नहीं। 58 जिसको मिल जाएंगे वो राज्यसभा में चला जाएगा। मान लो किसी को 2 भेजने हैं तो उसको कितने लोग चाहिए? 116। जैसे आज की स्थिति में देखेंगे, आज राज्यसभा के चुनाव करा दो एमपी में, तो कांग्रेस के पास 116 है क्या? नहीं है 116। तो कांग्रेस कितने लोगों को भेज पाएगी राज्यसभा में? 1। और बीजेपी कितने लोगों को भेज देगी उसके पास? 165 है लगभग, अगर 3 लोगों के होते हैं तो। अगर यहां 4 लोग चुनाव लड़ेंगे तो यहां 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही राष्ट्रपति के में और राज्यसभा के में कोटा निकालते हैं। चूंकि राष्ट्रपति का कोटा फिक्स है, क्योंकि पोस्ट ही है कि हमेशा उसमें एक ही होती है, तो उसमें तो वही होता है कि जितने लोग वोट डालते हैं, वोट वैल्यू 1 + 1 + 1, तो 51% के आसपास आती है। इलेक्शन किसी दिन समझा देंगे। राष्ट्रपति का इलेक्शन इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कभी टाइम मिलेगा तो हम उसको समझा देंगे ना।
और याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दुनिया के सारे राष्ट्रपति के चुनाव से अलग होता है ना। चलो नाश्ता करो तुम लोग, चुनाव हो गया।